thesis of quantum mechanics. The above discussed phenomena gave two important conclusions. क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक क्या है, तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमें समझ में आया. फर्स्ट, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड एज वन can say that it can be transferred only in discrete packet called quanta. So यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है और ये ट्रांसफ़र होता है डिस्क्रीट पैकेट में, उसको क्वांटा बोलते हैं. सेकेंड, लाइट और रेडिएशन एग्जाम्पल पार्टिकल का बिहेवियर. लाइट या फिर रेडिएशन पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है. रेडिएशन वेव और पार्टिकल्स. सो रेडिएशन वेव के जैसा बिहेव करता है कि पार्टिकल के जैसा. It seems that electromagnetic radiation can have dual nature. ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर दिखाता है. In some cases it behaves like a wave, reflection, refraction, diffraction, and sometimes manifests itself as a particle. कभी कभी ये जो है कंसेप्ट जो है इसमें वेव जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन होता है और ये कभी कभी पार्टिकल के फॉर्म में भी मैनिफेस्ट करता है, जैसे कि पार्टिकल जैसे कि फोटोन जिसके पास एनर्जी है एच न्यू. और ये जो इक्वल टू एच न्यू जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटेंट इफेक्ट में बताया गया है. नहीं तो पिक्चर इज रॉन्ग, कोई भी कंसेप्ट गलत नहीं है. बिफोर आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने से पहले लोगों को लगता था कि नेचर जो है दो चीज़ से बना हुआ है. एक है रेडिएशंस और दूसरा है मैटर. रेडिएशन जिसमें वेव जैसा कैरेक्टर रहता है और मैटर जिसमें पार्टिकल मैटर रहता है. रेडिएशंस जैसे कि विजिबल लाइट्स, सनलाइट्स, मूनलाइट, इनको रेडिएशन माना जाता था और उनको समझा जाता था कि ये वेव के फॉर्म में है. और मैटर्स जो थे पार्टिकल जैसे कि वाटर, विंड, सॉइल, इन सबको मैटर समझा जाता था. लेकिन आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद पूरा जो लिमिटेशन था वो बदल गया, क्योंकि उसके बाद लोगों को समझ में आया कि रेडिएशन कैन एक्ट बोथ एज वेव एंड पार्टिकल. रेडिएशन में जो है सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर है. रेडिएशन से वेव का कैरेक्टर नहीं दिखाता और पार्टिकल का भी कैरेक्टर दिखाता है. जैसे कि इलेक्ट्रॉन मैटर है जो न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन मैटर हुआ. वही इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकलता है तो रेडिएशन के फॉर्म में वो बाहर निकलता है एटम से. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी एटम से बाहर निकल सकता है जब उसके पास एनर्जी दिया जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन जो है वेव के जैसा कैरेक्टर दिखाता है. तो इसीलिए रेडिएशन जो है वेव और पार्टिकल दोनों का भी कैरेक्टर दिखा सकता है. और मैटर जो है वो अभी भी पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है. In 1924, Louis de Broglie looked at the above situation and thought something is missing. Louis de Broglie looked at the above situation and thought something is missing. 1924 में लुई de Broglie ने देखा कि कुछ तो मिसिंग है. To provide some logic to this situation, Broglie said that the nature manifests itself into two forms, matter and radiation. तो लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए उस सिचुएशन में ब्राउनी ने बताया कि नेचर जो है दो फॉर्म में रहता है, एक है मैटर और रेडिएशन. एंड इफ द रेडिएशन हैज़ अ ड्यूअल बिहेवियर, देन बाय वर्च्यू ऑफ सिमेट्री मैटर शुड आल्सो हैव अ ड्यूअल बिहेवियर. अगर रेडिएशन का दो बिहेवियर दिखाता है तो मैटर भी दो बिहेवियर दिखाना चाहिए. He postulated that matter might be described by wave characteristic. उन्होंने बताया था कि मैटर जो है वेव कैरेक्टर की वजह से डिस्क्राइब होता है. Louis de Broglie suggested that particles have wave-like property characterized by wavelength is given by. तो लुई दी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया था कि पार्टिकल
वेव के जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है, जो वेवलेंथ का कैरेक्टर है, जो वेवलेंथ की वजह से कैरेक्टराइज होता है। सो फॉर्मूला क्या है, साई इक्वल टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी क्या है, पार्टिकल नेचर है, और वेवलेंथ जो है वेव नेचर है। where psi is the wavelength and p is the moment of the particle। psi जो है wavelength है, p moment है particle का। this mean that particle with high momentum has a short wavelength। इसका मतलब ये है जिस पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा है उसका वेवलेंथ शॉर्ट है, मतलब अगर मास छोटा है तो वेवलेंथ उसका कम होगा। Macroscopic objects have such a high momentum mass in light that their wavelengths are undetectably small. Therefore, wavelength property of a matter cannot be observed। तो जो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंटम जो है इतना ज़्यादा रहता है, क्योंकि मास इतना ज़्यादा है कि बिना कुछ डिटेक्ट किए ही कोई भी जान लेगा कि इसका वेवलेंथ है जो है छोटा है। तो इसलिए मैटर जो वेव जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फॉर 100 kg person walking along 5 meter per second, the momentum is 500 kilojoule 500 kilogram meter per second, and the corresponding wavelength would be h upon p 6.68 10 to the minus 4 j joule second upon 500 kilogram मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी इंसान जो 100 किलोग्राम का है उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड चलने का। 5 मीटर पर सेकेंड यही उसका मतलब स्पीड है। तो उसका मोमेंटम जो रहेगा 500 kg मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो इसका मतलब ये है उसका वेवलेंथ जो होगा एच अपॉन पी, इसमें 6.6 10 माइनस 34 जूल सेकेंड को डिवाइड करेंगे 500 kg मीटर पर सेकेंड में, तो 1.36 10 माइनस 36 मीटर। इसका मतलब वेवलेंथ बहुत ही छोटा है वो 100 किलोग्राम का। सो यू वुडंट सी डिफ्रैक्शन इफेक्ट until you went through a door that was on the order of 10 to 36 मीटर wide। आप उस डिफ्रैक्शन के इफेक्ट को तब तक नहीं देख सकते हो जब तक दरवाजे के थ्रू 10 to minus 36 मीटर वाइड जितना बड़ा नहीं रहता। Despite of this inability, classical mechanics can be used to explain behavior of macroscopic object। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का इस इनएबिलिटी, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स का एबिलिटी ना होने के बावजूद भी आज भी उसको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ होता है। इट इज़ नेसेसरी टू इन्वोक क्वांटम मैकेनिक्स ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन विच मासेस आर स्मॉल। जो मैटर्स, जो पार्टिकल जिसका साइज़ बहुत छोटा है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इनका साइज़ बहुत छोटा है, तो ये लोग जब मोशन में रहता है तो ऐसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। De Broglie hypothesis regarding wave character of matter received first experimental evidence from Davidson and Drummer experiment where they used electron as bombarding particle instead of X-ray in cathode ray tubes experiment। तो दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में बताया गया था कि मैटर जो वेव कैरेक्टर दिखाता है उसका पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डेविसन और जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया था। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया था जिसको पार्टिकल में बम्बार्ड किया था, तो उसमें जो है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक्सरे की जगह इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड किया। सिंस इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव दे डिफ्रैक्ट ऑफ द पीरियोडिक एरे ऑफ एटम ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ पे एक्सरे ने यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड किया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से,
तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो वेव के जैसा बिहेव करता ही है। तो उसने एटम का पीरियोडिक एरे को डिफ्रैक्ट किया क्रिस्टल्स के सरफेस पे। दिस एनालॉग टू लाइट ऑफ डिफ्रैक्टिंग ऑफ ग्रेटिंग। तो इसकी वजह से ये लाइट जो डिफ्रैक्ट करता है वो ग्रेटिंग, लाइट जो डिफ्रैक्ट करता है ग्रेटिंग से, वो एनालॉग। दिस शो दैट इलेक्ट्रॉन डिड एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर। ऐसा पता चलता है इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेवियर दिखाता है। This established wave particle dual behavior in matter and radiations. मैटर और रेडिएशन में वेव पार्टिकल का ड्वेल बिहेवियर दिखाता है। दिस आइडिया इंस्पायर एरविन श्रोडिंगर हु इन 1920 से इन्वेंटेड a new system of quantum mechanics known as wave mechanics। तो वेव मैकेनिक्स जो है वो आइडिया किसने इंस्पायर किया था? एरविन श्रोडिंगर ने, जिसने 1926 में क्वांटम मैकेनिक्स का नया सिस्टम को इन्वेंट किया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डायरेक्ट consequence of dual behavior of matter as well as radiation led to हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो ड्वेल बिहेवियर जो है मैटर और रेडिएशन का, उसकी वजह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। This principle states that the position momentum of a particle cannot be simultaneously measured with arbitrary high precisions। तो ये प्रिंसिपल जो है बताता है कि पार्टिकल का पोजीशन मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली मेजर्ड नहीं होता है हाई प्रिसीजन में। टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ particular particle, we must see particle and so it should be shined on some of light wavelength। तो पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन मोमेंटम को मेजर करने के लिए पार्टिकल को देखना पड़ता है, तो वेवलेंथ का लाइट शाइन होता है। अगेन देयर इज़ अ लिमिट टू रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लाइट यूज टू सी पार्टिकल गिवन बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो वापस यहाँ पे लिमिट रहेगा जो लाइट के पावर को रिजॉल्व करेगा और जो है पार्टिकल को दिखाएगा, और लाइट जो यूज़ होता है उसका पार्ट वेवलेंथ देता है। दिस गिवन अनसर्टेनिटी इन द पार्टिकल पोजीशन। ये जो है अनसर्टेनिटी देता है पार्टिकल के पोजीशन में। डेल्टा एक्स जो है पार्टिकल का पोजीशन को अनसर्टेनिटी देता है। ऑल्सो व्हेन वी कंसीडर लाइट एज कंपोजिट ऑफ फोटोन, द लाइट व्हेन स्ट्राइकिंग द पार्टिकल could give up some or all of its momentum to the particle। फोटॉन का कंपोजिट, अगर लाइट को फोटॉन का कंपोजिट समझेंगे, लाइट जो है स्ट्राइक करता पार्टिकल में और वो पार्टिकल को कुछ मोमेंटम देता है। दस देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर पार्टिकल में कुछ मोमेंटम जो रहता है अनसर्टेन रहता है, डेल्टा एक्स पी। कंबाइनिंग द टू इफेक्ट वी कैन राइट, तो इसमें दो इफेक्ट कंबाइन होता है। डेल्टा एक्स plus delta px is greater than or equal to h upon 4 pi। From this we can say that in principle there is a limitation to measure accurate and simultaneously position momentum of a particle। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल में कुछ लिमिटेशन है जहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेजर करने में एक लिमिटेशन है। इफ़ वन ट्राई टू मेजर द पोजीशन मोर एक्यूरेटली बाय लाइट by using light of shorter wavelength, then the uncertainty momentum will increase। अगर कोई पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहता है जहाँ पे लाइट को यूज़ किया जाता है, उसका वेवलेंथ शॉर्ट है, तो उसका मोमेंटम का अनसर्टेनिटी बढ़ता है। मतलब लाइट का अगर पोजीशन स्टडी करना है तो उसका मोमेंटम के बारे में कभी पता नहीं चलेगा।
where in order to reduce the uncertainty and momentum, if one uses light of a longer wavelength, then uncertainty position will be high. अगर किसी लाइट का अगर मोमेंटम जो है अनसर्टेनिटी है, जिसका वेवलेंथ लंबा है, तो उसका पोजीशन अनसर्टेन होगा। तो जो लाइट जिसका वेवलेंथ शॉर्ट है, उसका अगर पोजीशन जानना है तो मोमेंटम कभी पता नहीं चलेगा। और कोई लाइट जिसका लंबा वेवलेंथ है और मोमेंटम है, तो उसका पोजीशन कभी पता नहीं चलेगा। Thus cannot one cannot no way reduce both uncertainty to zero simultaneously। इसकी वजह से दोनों में अनसर्टेनिटी जो है वो कम होता है और ज़ीरो में बदल जाता है simultaneously। दिस इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर ऑफ पार्टिकल। ये एक्चुअल पार्टिकल का वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर का कॉन्सिक्वेंस है। वर्नर हाइजेनबर्ग वॉन फिजिक्स नोबेल प्राइज है 1932 में। वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपने काम के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। अनदर फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दूसरा फॉर्म डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, where डेल्टा इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट। डेल्टा ई जो है दो स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। डेल्टा टी रिफर्स टू लाइफ टाइम एनर्जी स्टेट, तो एनर्जी स्टेट का लाइफ टाइम को रिफर करते हैं डेल्टा टी। दिस फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टू एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन लाइफ टाइम ऑफ स्टेट्स एंड विड्थ ऑफ द लाइन। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये जो फॉर्म जो रहता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है ताकि लाइन का विड्थ और स्टेट का लाइफ टाइम के बीच का रिलेशन पता चले। When an electron is in one state of hydrogen atom, if it is not disturbed, वो इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका हाइड्रोजन एटम का 1s स्टेट में रहता है और डिस्टर्ब नहीं होता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। That is energy state is very precisely defined। तो एनर्जी स्टेट जो प्रिसाइसली डिफाइंड होता है। If classical mechanics is wrong, why do we still use it? अगर क्लासिकल मैकेनिक्स अगर इतना ही गलत है तो भी अभी भी हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स is a flawed theory, but it is only dramatically flawed when dealing with very small atomic size where quantum mechanics is used, or the very fast near the speed of light where the relativity takes over। क्लासिकल मैकेनिक्स फ्लॉड थ्योरी है, लेकिन वो क्लासिकल मैकेनिक्स और भी गलत हो जाएगा अगर उसको छोटे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि एटॉमिक साइज, ठीक है, जहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं यूज़ किया जाता है एटम्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। या फिर एकदम फास्ट जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए रिलेटिविटी यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। जैसे एटॉमिक साइज के लिए क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के लिए रिलेटिविटी यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं चलेगा। For everyday things there are much larger than atoms and much lower than the speed of light। Classical mechanics does an excellent job, लेकिन जो एवरीडे काम है जैसे कि गाड़ी चलती है, बाइक चलता है, बस चलता है, प्लेन उड़ता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है और इनका स्पीड जो है लाइट के स्पीड से तो बहुत ही कम है और एटम से तो इनका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ कर सकते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट जॉब करता है।
मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए जो मोशन में है, जैसे कि गाड़ी का स्पीड कितना है, प्लेन प्लेन का स्पीड कितना है, या फिर बस का स्पीड कितना है, गाड़ी गाड़ी जो है कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है कुछ घंटों में। तो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत अच्छे से काम आता है। समरी समरी क्वांटम मैकेनिक्स इज थियोरेटिकल साइंस और माइक्रोस्कोपिक मैटर। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक मैटर को स्टडी करने के लिए जो थियोरेटिकल साइंस की ज़रूरत है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री एक्सप्लेन थियोरेटिकल स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड रिएक्टिविटी इन केमिकल एंटिटी। क्वांटम केमिस्ट्री क्या क्या एक्सप्लेन करता है? केमिकल एंटिटी में जो स्ट्रक्चर्स है, बॉन्डिंग है, रिएक्टिविटी है, उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम केमिस्ट्री यूज़ होता है, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी। Quantization refers to situation where physical quantity like position, energy and momentum can have only certain discrete value. तो क्वांटाइजेशन जो है ऐसा सिचुएशन को रिफ़र करता है जो फिजिकल क्वांटिटी रहता है, जैसे कि पोजीशन, एनर्जी, मोमेंटम, जिसका डिस्क्रीट वैल्यू है। Quantum mechanics successfully explain various experimental phenomena such as black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, and so on, which classical mechanics fail to explain. Quantum mechanics जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना को, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सभी को इन सभी कंसेप्ट के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। The above experimental phenomena led to some conclusion. तो ऊपर का एक्सपेरिमेंट फिनोमेना जो है कंक्लूजन बताता है। Energy is quantized, or one can say that it can be transferred in a discrete packet called quanta. तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, ट्रांसफ़र होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट पैकेट्स में, इसे क्वांटा बोलते हैं। लाइट और रेडिएशन एग्जाम्पल पार्टिकल लाइक बिहेवियर। लाइट या फिर रेडिएशन जो है पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल्स। Particle have wave-like properties characterized by wavelength given by psi equal to h upon p. Psi is wave nature, h upon p is particle nature. h constant है तो अब डिनोमिनेटर जो रहेगा p, इसका फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या बताता है? पार्टिकल जो है दो पार्टिकल जो है वेव जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है और ये वेवलेंथ की वजह से कैरेक्टराइज हुआ है। A direct consequence of dual behavior of a matter as well as radiation led to Heisenberg uncertainty principle. तो जो रेडिएशन जो है वो मैटर्स और रेडिएशन के जैसा बिहेव करता है, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने बताया which state that position and momentum of particle cannot be simultaneously measured with arbitrary high precisions. तो प्रिंसिपल क्या बताता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि कोई भी पार्टिकल का पोजीशन, मोमेंटम को दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, और वो भी हाई प्रिसीजन में, तो दोनों भी मेजर नहीं कर सकते। अगर
पार्टिकल का पोजीशन मिला तो उसका मोमेंटम मिलेगा नहीं। अगर पार्टिकल का मोमेंटम लिया तो पोजीशन मिलेगा नहीं। जिसको स्टडी करना है उसमें से एक मिलेगा नहीं। अगर पार्टिकल का पोजीशन को स्टडी करना है तो उसका मोमेंटम कभी मिलेगा नहीं। पार्टिकल के मोमेंटम को अगर स्टडी करना है तो उसका पोजीशन कभी मिलेगा नहीं।